इस वीडियो में हम स्टडी स्टेट एरर विथ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। अब तक जो हमने स्टडी स्टेट एरर के अंदर देखा था उन सभी में यहाँ पर जो फीडबैक सिस्टम था वो एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम था, जैसा कि यहाँ पर मैंने शो कर रखा है। और हमने उसमें कैसे प्रोसीड करा था वो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। इस केस के अंदर हमने ई एस निकाला था आर एस अपॉन वन प्लस जी एस, जिसके अंदर हमने आर एस माइनस सी एस करके, यहाँ पर सी एस होगा तो हमने आर एस माइनस सी एस करके ये वाला रिलेशन निकाला था। उसके बाद जब हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाई तो हमारे पास निकल करके फाइनली आया था लिमिट एस टेंस टू जीरो एस डॉट आर एस अपॉन वन प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस। तो ये चीज़ हमने निकाली थी। उसके बाद हमने इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे और इसी से हमने कुछ और रिलेशन निकाले थे जब अलग अलग इनपुट हमने दिया। तो जैसा कि हमने अगर स्टेप इनपुट दिया तो हमारे पास रिलेशन आया था ई एस एस इज इक्वल्स टू ए अपॉन वन प्लस के पी, जहाँ पर के पी की जो वैल्यू होती है वो होती है लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस। उसी तरीके से हमने रैंप इनपुट के लिए और पैराबोलिक इनपुट के लिए भी रिलेशन निकाल करके देखा था। अब ये जो सारी बातें थी ये सारी बातें थी सर जब आपका जो फीडबैक है वो यूनिटी हो। लेकिन अब हम सॉल्व करने जाएंगे कि जब नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो तब हमको क्या करना है। तो ये जो टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी नहीं हो, तो आप एक बार अपना सिलेबस चेक कर लीजिए। उसमें अगर ये टॉपिक है तो ही आप इस वीडियो को देखने का सेंस बनता है एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो। नहीं तो ये वीडियो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फीडबैक लगा दिया है एच एस। तो अब एक ये नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम बन चुका है जिसका हमको स्टडी स्टेट एरर का एनालिसिस करना है। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। अलग अलग किताबों में अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। और कई बार जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा गेट एग्जाम के अंदर जब ये ऐसा क्वेश्चन आया तो उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी रही। उसके 4 ऑप्शंस में से 3 अलग अलग आंसर 3 अलग अलग मेथड से मैच हो रहे थे। तो बड़ा ही कंट्रोवर्सी के अंदर ये वाला टॉपिक रहा है। इसीलिए हम इस टॉपिक के अंदर 3 मेथड देखने वाले हैं। 3 मेथड से हम इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। हम किसी भी मेथड को हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन के हिसाब से मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जबकि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके अंदर किसी बुक में एक ही मेथड दिया गया है और उसी मेथड से हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी गई है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सबसे पहले हम पहला मेथड देखते हैं। तो ये मैंने एक कंट्रोल सिस्टम बनाया है। अगर ऐसा आपको कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है जिसके अंदर यहाँ पर अगर आपको ई एस या ई टी देखने को मिलता है, इस ई एस को हम बोलते हैं एक्चुएटिंग एरर। ये एक्चुएटिंग एरर आउटपुट एरर से अलग होती है क्योंकि ये जो एक्चुएटिंग एरर होती है इस सिग्नल को और इस सिग्नल को कंपेयर करके निकलती है। लेकिन जो आउटपुट एरर होती है वो हम निकालते हैं डिजायर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करने के बाद। तो यहाँ पर एक्चुएटिंग एरर, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर अगर ई एस का सिंबल यहाँ पर दिखता है तो आप एक्चुएटिंग एरर की बात कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर एक्चुएटिंग एरर के बारे में पूछा गया है। और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में ही बोल दिया जाए कि कैलकुलेट द एक्चुएटिंग एरर, तब तो आपको ई एस निकालना ही निकालना है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ई एस की। तो ई एस क्या होता है? ये होता है सर आर एस माइनस बी एस। अब इस बी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी एस इंटू एच एस। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ सर सी एस इंटू एच एस, और इस सी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? ई एस इंटू जी एस। तो यहाँ पर मैं सी एस की जगह लिख लेता हूँ ई एस जी एस, और ये एच एस एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखने की कोशिश करना कि अगर मैं इस टर्म को इधर ले आता हूँ तो यहाँ पर ई एस को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और ये वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा जी एस एच एस। और अगर मैं इस टर्म को इस आर एस के नीचे ले जाऊं तो यहाँ पर बन जाएगा सर ई एस इज इक्वल्स टू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। अब ऐसा कुछ आपको याद आ भी रहा होगा, हमने पहले भी ये वाली चीज़ सॉल्व करी थी। बस वहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो फीडबैक था इसकी वैल्यू 1 थी तो इसीलिए वहाँ पर आया था आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस, ई एस की जो वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पर एच एस 1 नहीं है, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगा तो इसीलिए इसको 1 नहीं रख रहे हैं, एच एस रख रहे हैं। तो ये आपके पास ई एस हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसके बाद इस पर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगानी है। फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने से पहले आप ये चेक कर लेना कि आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल सिस्टम होना चाहिए। अब इसके ऊपर अगर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएं तो ये लग जाएगा सर लिमिट एस टेंस टू जीरो
एस डॉट और ये ई एस की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा सर आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। अब यहाँ पर भी प्रोसीजर सेम है, जैसा आपने पिछले में सेव करा था वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है कि अगर आपको स्टेप इनपुट दिया है, यहाँ पर जो सिस्टम का जो टाइप है वो आप जी एस एच एस से पता करेंगे और इनपुट जो है वो आपका आर एस है। तो अगर आपके पास इनपुट स्टेप इनपुट है तो मतलब ए बाई एस हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सर, इसको आप ई एस एस भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस डॉट ए एस ए बाई एस 1 प्लस जी एस एच एस। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एस से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, लिमिट की वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो ये हो जाएगा सर ए अपॉन 1 प्लस लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी एस एच एस। ये लिमिट आप यहीं लगा लें, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। तो ये आपको देखने को मिल गया स्टेप इनपुट के केस में। अब ये जो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी एस एच एस है, ये आपकी वैल्यू है सर के पी की। इसी को मैं बोल दूंगा के पी, इसको मैं बोल दूंगा सर के पी। और के पी की जो वैल्यू वो हो जाएगी लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी एस एच एस। तो अल्टीमेटली ई एस एस जो है स्टेप इनपुट के लिए वो आ जाएगा सर ए अपॉन 1 प्लस के पी। इसी तरीके से आप जब रैम्प इनपुट के लिए सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा सर ए बाई एस स्क्वायर। और जैसे ही आप यहाँ पर ए बाई एस स्क्वायर पुट करेंगे तो एक एस से एस स्क्वायर का एक एस कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक एस बच जाएगा। उस एस को जब आप नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 की जगह जब आप एस रखेंगे और लिमिट लगाएंगे तो ये तो टर्म 0 बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर बन जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस डॉट जी एस एच एस। तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा ए बाई लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस डॉट जी एस एच एस। और वो जो एस डॉट जी एस एच एस की टर्म है उसको ही हम के वी बोल देंगे। तो ए बाई के वी आपका स्टडी स्टेट एरर हो जाएगा रैम्प इनपुट के केस में। जब हम एक्चुएटिंग एरर की बात कर रहे हैं तब हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम जी एस एच एस को कंसिडर करेंगे। तो उसी तरीके से बढ़ना है हमको आगे। स्टेप इनपुट के लिए ए अपॉन 1 प्लस के पी देखना है, के पी की वैल्यू ये वाली वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से के वी और के ए के लिए भी सॉल्व कर लेना है। तो जब भी आपको किसी ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर ई एस का सिग्नल देखने को मिले तो आप एक्चुएटिंग एरर निकालेंगे इस तरीके से, या फिर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया जाए कि सर आपको एक्चुएटिंग एरर निकालना है तो आप उस केस में एक्चुएटिंग एरर निकालेंगे। अदरवाइज अगर ये सिग्नल यहाँ पर नहीं दिया गया है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, सीधा सीधा ऐसे कहा गया है कि स्टडी स्टेट एरर निकालो बिना इस सिग्नल के दिए, तो आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो अब हमारे पास जो दूसरा केस है उसके अंदर हम यहाँ पर एक्चुएटिंग एरर की बात नहीं करने वाले हैं। ये हमारे पास कोई फीडबैक हो गया एच एस, ये हो गया जी एस। तो इस केस में हम बात करेंगे आउटपुट एरर की। तो इसके अंदर हम एक्चुएटिंग एरर की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं आउटपुट एरर की। और आउटपुट एरर क्या होती है सर, ये होती है डिजायर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या होता है, तो सर एक्चुअल वैल्यू तो वो वैल्यू होती है जो हम यहाँ पर निकाल करके लाते हैं। जो हमारा आउटपुट होता है वही हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। डिजायर्ड वैल्यू वो होती है जो इस सिस्टम से हमको एक्सपेक्टेड होती है कि हम ये वैल्यू इस सिस्टम की आनी चाहिए, लेकिन वो आती नहीं है, एक्चुअल वैल्यू कुछ और आती है। तो उन दोनों का डिफरेंस है, वही तो एरर होता है। अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू ही डिजायर्ड वैल्यू बन जाएगी तो एरर 0 हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमको ये आउटपुट एरर इस सिस्टम के लिए निकालनी है। तो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि इस फीडबैक को आप यूनिटी फीडबैक बना दो और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दो। और कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि आप इसको यूनिटी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग सिग्नल को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ से जो इधर से सीटी निकल करके आ रहा है, यहाँ पर जो सिग्नल निकल करके आ रहा है, इसकी यूनिट कुछ और हो सकती है, इसका टाइप कुछ और हो सकता है और इसका टाइप कुछ और हो सकता है। तो दो अलग अलग यूनिट के सिग्नल्स को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ये दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि एक मान लीजिए आरपीएम में है और एक वोल्टेज है, तो आप आरपीएम और वोल्टेज को कंपेयर नहीं कर सकते हो, इसलिए आप इसको यूनिटी नहीं बना सकते और फिर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये दो अलग अलग कंट्रोवर्सीज चलती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर दो अलग अलग क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम इसमें
किस तरीके से प्रोसीड करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो ये जो डिज़ायर्ड वैल्यू है, ये डिज़ायर्ड वैल्यू है सी टी की, कि सी टी की डिज़ायर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये डिज़ायर्ड वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। जब हम डिज़ायर्ड वैल्यू निकाल लेंगे, उसको जब हम एक्चुअल वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट एरर आ जाएगी। अब डिज़ायर्ड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो सर डिज़ायर्ड वैल्यू वो वैल्यू होनी चाहिए जहाँ पर ये ज़ीरो निकल करके आए, यहाँ पर जो एरर सिग्नल हमारे पास आएगा वो ज़ीरो निकल करके आ जाए। जब ये आर टी और यहाँ वाले सिग्नल को जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा सिग्नल आना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो निकल करके आएगा? तो सर यहाँ पर भी आर टी ही होना चाहिए। यहाँ पर आर टी है, आर टी माइनस आर टी करेंगे तो ज़ीरो निकल करके आ जाएगा। तो आर टी जो है ये यहाँ पर आप कैसे निकल के आओगे, ये अब हमको देखना है। तो सर ये आर टी इस एच एस से पास होने के बाद आर टी निकल करके आया, मतलब इस एच एस से पहले कुछ और सिग्नल होगा, उसके बाद इस एच एस ने कुछ चेंज किया होगा और उसके बाद आर टी निकल करके आया। तो ये तो कह ही सकता हूँ मैं कि यहाँ पर भी आर टी तो था ही, इस एच एस से पहले भी आर टी तो था ही, लेकिन कुछ और टर्म भी हो सकती है, वो इस एच एस पर डिपेंड कर रही है। तो हम क्या करते हैं कि इस एच एस का डी सी गेन निकाल लेते हैं, इस एच एस का डी सी गेन निकाल लेते हैं, और उस डी सी गेन को ही हम बोल देते हैं सर के एच। इसको हम बोलते हैं फीडबैक फैक्टर। तो ये हमने निकाल लिया, ये के एच इस एच एस का डी सी गेन। मतलब जब हम स्टडी स्टेट पर बात कर रहे हैं तो हम लिमिट एस टेंड्स टू जीरो लगा रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा के एच, और जब उस के एच से इस आर टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा आर टी इंटू के एच। तो हमको आर टी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको क्या करना है कि इस आर टी के नीचे पहले से एक के एच का डिवाइड कर देना है। तो जब अब हम इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे आर टी अपन के एच को, जब इस एच एस के डी सी गेन से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब के एच से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो के एच से के एच कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमको आर टी मिल जाएगा। तो आप फाइनली ये समझना कि ये जो वैल्यू निकली ये हमारी निकली है डिजायर्ड वैल्यू, क्योंकि यही तो वैल्यू वो सी टी की वो वैल्यू है जिस पर यहाँ पर हमको ज़ीरो मिलेगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पर हमको ज़ीरो तभी मिलेगा जब हम ये वाली वैल्यू रखेंगे सी टी की, और इस वैल्यू को जब हम सी टी से माइनस करेंगे तो वो हमारी आउटपुट एरर निकल करके आएगी। मतलब जब हम आर टी अपॉन के एच माइनस सी टी कर देंगे तो वो हमारी आउटपुट एरर निकल करके आ जाएगी। अब हो सकता है कि आपको अभी भी कन्फ्यूजन रहे इसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम सिंपल सा इसके अंदर कर क्या रहे हैं कि हम इसको नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को यूनिटी फीडबैक नहीं बना रहे हैं, उसके बिना ही सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके बिना सॉल्व करने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि हमको ये पता है कि सर हमको सी टी की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर हमारा जो एरर है, एरर सिग्नल जो है वो हमारा ज़ीरो बन जाना चाहिए। उसको हम बोलेंगे, ये एक्चुएटिंग एरर सिग्नल है वो हमारा ज़ीरो बन जाना चाहिए, उसको हम बोलेंगे डिज़ायर्ड वैल्यू। तो वो डिज़ायर्ड वैल्यू हमको कैसे मिलेगी? वो हमको तब मिलेगी जब हम यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है उसको भी आर टी बना दें, किसी भी तरीके से आर टी बना दें, ताकि आर टी माइनस आर टी ज़ीरो हो जाए। अब ये आर टी कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा सर कि जो आर टी में जो एच एस जो चेंज कर रहा है उस चेंज को हम पहले से ही नलीफाई कर दें। तो हमने क्या करा कि इसका जब हमने स्टडी स्टेट वैल्यू देखी तो वहाँ पर के एच निकल करके आया, वो उसका डी सी गेन होता है। अब वो अलग अलग वैल्यू निकल करके आएगी अलग अलग क्वेश्चन में, तो वो जो भी वैल्यू निकल करके आएगी उसको हम पहले से डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हो? तो जब हम उसको पहले से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली हमको आर टी मिल जाएगा। अब हम इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अब ये जो एच एस है ये दो टाइप से हो सकता है। एच एस एक तो ऐसा केस हो सकता है जिसमें नो ज़ीरो और पोल एट ओरिजिन, इसमें कोई भी पोल या ज़ीरो ओरिजिन पर नहीं हो, जैसा कि ये 5s+10 ये हो सकता है। इसमें कोई भी पोल या ज़ीरो ओरिजिन पर नहीं है। तो इसके अंदर आप जब के एच की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके अंदर जब आप के एच की वैल्यू निकालेंगे तो आप सीधा सर क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 5/s+10, और जब इसमें निकालेंगे तो आप s की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, 5/10 1/2 हो जाएगा। तो ये आपकी के एच की वैल्यू निकल करके आएगी, मतलब 0.5। तो अब आपको क्या करना है, आर टी अपॉन 0.5 रख लेना है। तो जब आप आर टी अपॉन 0.5 रखेंगे और 0.5 से यहाँ इंटू करेंगे तो ये अल्टीमेटली आर टी ही बन के आ जाएगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो गया कि जब कोई ज़ीरो ओरिजिन पर हो, तो सर एच एस ऐसा भी तो हो सकता है, एस इंटू s+4 अपॉन s+3 s+6 कुछ भी हो सकता है। तो सर ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में ये करेंगे कि आपके पास एक एस आ गया।
अब आप जैसे ही यहाँ पर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो लगाओगे तो ये एस की टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये सर ये जीरो होते ही तो सब कुछ ही जीरो बन जाएगा। और जब आपके पास के एच ही जीरो आएगा और जब आप आर टी अपॉन के एच को जीरो यहाँ पर जब जीरो रखोगे तो ये पूरी टर्म तो इन्फाइनाइट हो जाएगी। तो सर डिजायर्ड वैल्यू इन्फाइनाइट नहीं हो सकती है। कोई भी सिस्टम का जो आउटपुट है वो हम एक्सपेक्ट जो करते हैं उसको इन्फाइनाइट तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते ना। चाहे कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपके एसी का टेम्परेचर हो गया, कोई फैन की स्पीड हो गई, कोई भी डिजायर्ड वैल्यू आपकी इन्फाइनाइट नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर इस एस को हमको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि एस की जितनी भी टर्म्स यहाँ पर होगी, यहाँ पर मैं एस की पावर एन लग लेता हूँ कि एस एक भी हो सकता है, एस स्क्वायर भी हो सकता है, एस क्यूब भी हो सकता है, उतना ही हमको यहाँ पर डिवाइड भी कर देना है। मतलब एस की पावर एन से डिवाइड भी पहले कर देंगे तो ये एस की पावर एन से एस की पावर एन पहले ही कट जाएगा। और जो बाकी की चीज़ है उसको हम डीसी गेन की तरह सॉल्व कर लेंगे, मतलब उस पर लिमिट लगा लेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ एस, इस पूरी टर्म को मैंने एफ एस बोल दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल करके आएगा, एस की पावर एन, और ये जो बाकी की टर्म है ना ये के एच निकल करके आएगी, ये हमारा के एच है। तो सर के एच क्या निकल करके आएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 6 3 18, और ये हो जाएगा सर 4/18। तो ये हमारी के एच की वैल्यू निकल करके आएगी इस केस में। और जब इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे और आगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आर टी ही निकल करके आ जाएगा। अब जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब इस मेथड को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करा कि ई एस जो है वो हो गया सर, अगर मैं लाप्लास डोमेन में बात करूँ तो ये हो जाएगा आर एस अपॉन के एच माइनस सी एस, ये हो जाएगा आर एस अपॉन के एच माइनस सी एस। अब आपको पता है कि यहाँ से अगर मैं यहाँ से आर एस अपॉन के एच को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा सर आर एस अपॉन के एच, वन माइनस आर एस तो नीचे चला जाएगा ना, तो सी एस अपॉन आर एस तो क्या बन जाएगा सर, ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा, और ये के एच ऊपर आ जाएगा तो ये वाला के एच यहाँ रह जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट निकल करके आ गया। जब कोई भी पोल या जीरो ओरिजिन पर नहीं होना चाहिए एच एस के अंदर, उस केस का रिजल्ट है। फिर इसी के अंदर आप फाइनल वैल्यू थ्योरम जब लगा दोगे एस डॉट ई एस, जब आप इसी के अंदर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दोगे तो आपको रिजल्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, आपकी फाइनल एरर निकल करके आ जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम इसके अंदर दूसरा केस देख लेते हैं कि जब कोई पोल या जीरो ओरिजिन पर हो तब हमको क्या करना है। तो सर तब भी सिंपल सा केस है कि ई एस आपको निकालना है, तो आर एस अपॉन एस की पावर एन के एच हो जाएगा माइनस एक्चुअल वैल्यू जो कि सी एस है, और जब हम इसको कॉमन ले लेंगे आर एस अपॉन एस की पावर एन के एच, तो ये हो जाएगा सर 1 माइनस एस की पावर एन के एच सी एस, सी एस अपॉन आर एस, और अल्टीमेटली सी एस अपॉन आर एस क्या बन जाएगा, वो आपका ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। और जब हम इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस डॉट ई एस, तो ये रिजल्ट क्या निकल करके आएगा, ये रिजल्ट निकल करके आएगा सर आर एस अपॉन एस की पावर एन के एच 1 माइनस एस की पावर एन के एच टी एस, ये रिजल्ट निकल करके आ गया आपका। स्टडी स्टेट एरर ऐसे निकल करके आएगी। अब आर एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्टेप इनपुट भी हो सकता है। स्टेप इनपुट होगा तो 1/s लगा देना, फिर ये एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आप सॉल्व कर लेना। आर एस की वैल्यू सर रैंप इनपुट भी हो सकता है, 1/s² भी हो सकता है, 1/s³ भी हो सकता है, तो कुछ भी आर एस की वैल्यू होगी उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। अब हम एक तीसरा मेथड भी समझ लेते हैं। वो तीसरा मेथड मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से समझाऊंगा। तो देखिए दो मेथड जो हमने देखे उसके अंदर देखा, पहले तो एक्चुएटिंग एरर आपसे पूछा गया है और एक्चुएटिंग एरर का सिग्नल वहां पर दिया गया है, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप GSHS वाले तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा केस ये था कि अगर आपसे डायरेक्टली आउटपुट एरर ही पूछ लिया जाए या आपको एक्चुएटिंग एरर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो आप उसको डायरेक्टली के एच वाले तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब तीसरा ये है कि आपको ब्लॉक डायग्राम दिया ही नहीं है, ना आपको GS पता है ना आपको HS पता है, ब्लॉक डायग्राम भी नहीं दिया है, आपको डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। आप वहाँ पर KH वाला फॉर्मूला भी तो नहीं लगा सकते हो ना, क्योंकि आपको HS की वैल्यू नहीं पता है।
और दूसरा ये है कि आप वहाँ पर एक्चुएटिंग सिग्नल तो पूछा ही नहीं है, तो आप वहाँ पर किस तरीके से सोल्व करेंगे ये अब हम देख लेते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है कि एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बना लेना है और यूनिटी फीडबैक मान लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, इससे मैं जीएस निकाल लूँगा और मैं यूनिटी फीडबैक मान लूँगा और फिर मैं फर्दर सॉल्व कर दूंगा। तो मैं इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं बनाने जाऊँ तो वो सर ऐसा बनेगा। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है और उसमें से क्या करना है, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर देना है। अब सॉल्व कर लो सर। तो जैसे आपने इसमें से माइनस करा तो यहां पर आपको पता लग गया कि सर ये एक टाइप 0 सिस्टम है, ठीक है। तो ये टाइप 0 सिस्टम है और स्टेप इनपुट दिया है, मतलब फाइनाइट एरर आएगी। तो आप डायरेक्टली इससे एरर निकालने की कोशिश कर लेना अब। तो आपको क्या करना है कि सर एरर जो आएगी वो मेरी आएगी a/1 + kp, और kp की जो वैल्यू है वो मैं निकाल लूँगा लिमिट s टेंड्स टू 0 GS, क्योंकि यहाँ पर HS नहीं है ना, HS तो यूनिटी फीडबैक बना चुके हैं अपन, इसको यूनिटी फीडबैक मान के ही मैंने GS सॉल्व करा है, तो HS नहीं है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली GS की वैल्यू रखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, और GS के अंदर अगर आप s की टर्म्स को 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये s से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन k अल्फ़ा बच जाएगा और माइनस k बच जाएगा। तो ये हो जाएगा सर k अल्फ़ा माइनस k, और ऊपर का k एज इट इज़ बच जाएगा। तो आप इसको कह सकते हो कि, तो इसको तो मैं अब हटा ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा सर k/k अल्फ़ा -1, और अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1/α-1। तो ये मेरे पास निकल करके आई kp की वैल्यू। अब मुझे पता है कि ESS क्या होता है सर, ये होता है a/1 + kp, लेकिन a जो है वो आपको 1 मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 + kp, और जब आप इसके अंदर पुट करेंगे 1/1 प्लस, और kp की वैल्यू है सर 1/α-1, तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा α-1 + 1/α-1, और ऐसे। तो ये α-1 ऊपर चला जाएगा और नीचे -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फ़ा बच जाएगा। तो ये आपके पास एरर का रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जब कोई भी जानकारी नहीं दी गई हो, डायरेक्टली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया हो, तो आप उससे जीएस निकालना और फर्दर इस तरीके से सॉल्व कर देना। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसके अंदर जीएस की वैल्यू दी गई है, एचएस की वैल्यू दी गई है और स्टडी स्टेट एरर पूछ लिया है, जहां पर इनपुट 1/s दिया गया है। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको एक्चुएटिंग एरर के बारे में नहीं कहा गया है, तो आप इसीलिए यहाँ पर KH वाला मेथड सॉल्व करेंगे। और KH वाला मेथड बहुत ईजी है, बस आपको ये समझना है कि HS में KH को कैसे निकालना है। तो HS का DC गेन जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक S जो है वो ओरिजिन पर है, मतलब एक 0 ओरिजिन पर है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि KH निकालते वक्त SN लिमिट S टेंड्स टू 0 FS करना है। तो S कितना, एक S आ जाएगा, और लिमिट S टेंड्स टू 0 FS मतलब 10/s + 5 के अंदर आपको S के टर्म्स को 0 पुट कर देना है, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा सर 2S, KH की वैल्यू आ जाएगी 2S। ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो आप इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालोगे, आप निकालोगे सर GS/1 + GS/HS। तो GS क्या है, 1/s² s + 2, 1 + 1/s² s + 2, 10s/s + 5। तो यहाँ पर आपको एलसीएम ले लेना है, s² s + 2 s + 5, s² s + 2 s + 5 प्लस 10s 1/s² s + 2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, s + 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे टर्म रह जाएगी सर s² s + 2 s + 5 प्लस 10s। अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूं तो मैं इसको कर सकता हूं सर s + 5 s⁴, तो ये बन जाएगा सर 7s³ + 5 × 2 = 10, तो 10s² + 10s। ये वैल्यू आपके पास बन गई TS की। अब जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था सर हमारे पास लिमिट S टेंड्स टू 0 S.RS/(n)kh
1 माइनस एस की पावर एन के एच टी एस, यही फॉर्मूला था। तो एस की पावर एन के एस तो आप निकाल चुके हो ना, ये तो आप निकाल ही चुके हो, 2s आ गया सर। ये एस की पावर एन के एच है, तो ये आपके पास 2s आ गया। तो आपने क्या करा, और आर एस आपको दे रखा है 1/s, तो आप जैसे ही 1/s पुट करोगे तो s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे आपके पास 2s है ही, तो ये हो जाएगा सर 2s। अंदर आपको लिमिट पुट करनी है, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब आप अंदर चलते हैं, तो अंदर देखिए 2s हो गया, इसकी जगह मैंने 2s पुट कर दिया, और ts की जगह मैं ये पूरी वैल्यू पुट करने वाला हूँ, जिसमें हो जाएगा s+5 अपॉन s की पावर 4 प्लस 7s³ प्लस 10s² प्लस 10s। अब आप सोचोगे, अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि s टेंड्स टू 0 हर जगह पुट कर देते हैं तो डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर 0 पुट करोगे और नीचे 0 पुट करोगे तो ये तो सर पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, तो ये 1 बच जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही पुट करोगे तो सर ये तो सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बेसिकली पहले आपको क्या करना है कि जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ही आपको क्लियरली नज़र आएगा कि करना क्या है। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, s टेंड्स टू 0 1/2s, मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा s की पावर 4 7s³ 10s² प्लस 10s माइनस 2s² माइनस 10s, और नीचे जो है वो हो जाएगा s की पावर 4 7s³ 10s² प्लस 10s। तो ये चीज़ समझ में आई। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस 10s से इस 10s को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 8s², और सभी में से s को कॉमन भी ले लेना, लिमिट s टेंड्स टू 0 1/2s। तो देखो यहाँ पर मैं s² सभी से कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास बच जाएगा s² प्लस 7s प्लस 8, ठीक है। और नीचे भी अगर मैं सभी से s कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा s³ प्लस 7s² प्लस 10s प्लस 10। अब मैं इसको डायरेक्टली, अब ये s² से एक s की टर्म कट जाएगी, और इस वाले s से ये वाला s कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं लिमिट s टेंड्स टू 0 अंदर पुट कर सकता हूँ, और उससे मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा कि सर ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो 8/10 बच जाएगा आपके पास अंदर, तो 8/10 बच गया। और जैसे आप इससे देखेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट निकल करके आएगा 0.4। तो ये आपका स्टडी स्टेट एरर हो जाएगा। तो इसमें मैंने किया क्या, इस क्वेश्चन को मैंने KH वाले तरीके से सॉल्व करा। थोड़ा लेंदी तरीका है लेकिन सिंपल है, हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर कोई पोल या जीरो तो नहीं है, अगर है तो आपको SN KH निकाल लेना है, जो कि बहुत सिंपल है। अगर ये S यहाँ पर नहीं होता तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 2 वैल्यू हो जाती KH की, ठीक है। तो यहाँ पर KH की वैल्यू 2 हो जाती और फिर आप फर्दर सॉल्व कर देते, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसके अंदर हमको यहाँ पर एक्चुएटिंग एरर पूछ ली गई है। हमको एक्चुएटिंग एरर शो कर दिया गया है, इसका मतलब है हमको एक्चुएटिंग एरर ही निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या कर लेना है कि GSHS निकाल लेना सबसे पहले, क्योंकि हमको GSHS की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर GSHS निकालने वाले हैं। 4/s+2 2/s+1 अल्टीमेटली हो जाएगा 8/s+2 s+1। तो यहाँ पर जो होता है वो ES की वैल्यू क्या होती है, वो होती है सर RS/1 प्लस GSHS, क्योंकि इन दोनों सिग्नल को यहाँ पर कंपेयर करते हैं हम। तो RS की वैल्यू क्या है, जब आपको स्टेप इनपुट दिया गया है और आप उसको मान लेंगे 1/s, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/1 प्लस 8/s+2 s+1। अब इस टर्म को जब आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 s.es करने वाले। तो मैं इसके अंदर ये लगा देता हूँ, तो जैसे ही मैं s इंटू 1/s करूँगा तो वो तो 1 बच जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा। और नीचे मैं लिमिट पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा सर 1/लिमिट s टेंड्स टू 0 8/s+2 s+1। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस, और यहाँ पर देखिए आप 2 बच जाएगा, और जैसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5, कि निकल करके आ जाएगा 0.2। यहाँ पर पता करने वाली बात यह है कि ये एक टाइप 0 सिस्टम है,
तो ये टाइप 0 सिस्टम था, इसीलिए हम स्टेप इनपुट से इसका रिजल्ट निकाल पाए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली दूसरा मेथड भी सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पर आप अगर इसके केपी की वैल्यू निकाल लेते तो केपी की वैल्यू हो जाती सर लिमिट एस टेंस टू 0 GS HS। तो यही GS HS यहाँ पर आप ये जो GS HS हमने निकाला है इसकी वैल्यू जब आप पुट करते तो ये भी अल्टीमेटली 4 निकल करके आता। तो केपी की वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाती 4। और स्टडी स्टेट एरर के अंदर और स्टेप इनपुट की जो स्टडी स्टेट एरर होती है वो होती है 1/1 प्लस KP। तो ये आपके पास 1/5 निकल करके आ जाता, मतलब 0.2 निकल करके आता। तो ये डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ।